वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राड़े सागर, आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं लेकर के कार्यक्रम आईना सच का। हम वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ 3 चीजों के लिए लड़ता है और 3 चीजें दिखाता है। जो दिखाता है वो सच है, सच और सिर्फ सच दिखाता है, और लड़ता भी है सिर्फ सच के लिए, जीता भी है सच के लिए, और जरूरत पड़ने पे मरना भी सच के लिए ही चाहता है। आज जिस बिंदुओं को लेकर के आए हैं, उस बिंदुओं ने हमारे संविधान को पूरी तरह से खतरे में डाल रखा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान जब ये कहता है कि अपने मार्ग खुद चूज करिए, अपने मार्ग खुद चुनिए, उस पे आगे बढ़िए, और जिन 5 आदिवासी महिलाओं को हमने चिन्हित किया है, उनके चिन्हित करने का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, वो क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने भीड़ में अपने आप को शामिल होना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद अपना मार्ग चूज किया है, खुद मार्ग चुना है, और उस मार्ग पे आगे बढ़ कर के जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उस फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए आगे उन्होंने कदम उठाया है, और जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियां भी झेली है, बड़ी ज्यादा तकलीफें भी झेली है। अब यही शुरू होता है। यहाँ से प्रश्न जो हमारे शुरू होंगे, जिसपे हम अपने विचार आप सभी के विचार लेंगे। पहला प्रश्न ये है, क्या भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां वाकई नक्सलवाद है या स्टेट टेररिज्म है, राज्य का आतंकवाद है? पॉइंट ये कहता है कि जब भारतीय संविधान की अनुसूची शेड्यूल 5 ये स्पष्ट तौर पे कहता है कि किसी भी कीमत पे शेड्यूल ट्राइब की जमीन दूसरे को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इन किसी केस में अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती हैं और अपना यूनिट लगाती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ट्राइबल की जमीन उनको एक्वायर करना पड़ेगा, तो ट्राइबल की जमीन एक्वायर वो समय के लिए हो सकते हैं, टाइम बाउंड हो सकते हैं, और जितने दिन के लिए एक्वायर करेंगे उतने दिन के दरमियान जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट उस यूनिट की है, उस नेट प्रॉफिट का 20% रॉयल्टी देना होगा उनको जिनकी जमीनें हैं। और वो आदिवासी लोग अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, जिसमें न तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई दखल कर सकता है, न स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन दखल कर सकता है, इवन पार्लियामेंट भी उसमें कोई दखल नहीं कर सकता। जब संविधान में ये सारे अधिकार दिए गए हैं, इन सब अधिकारों के बावजूद आखिर ये कौन सी परिस्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हो रही हैं कि जिन महिलाओं को अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के प्रति या शिक्षित होकर के बेहतर काम में लगना चाहिए था, आज वो समाज को जागरूक करने के लिए जिस काम में लगी हैं, उस काम में भी उनके रोड़े अटकाए जा रहे हैं। किसी के ऊपर एसिड अटैक किया जा रहा है, तो किसी के ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं। और आज ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे संविधान में बकायदा ये अधिकार दिया गया है कि जो चेस्टिटी ऑफ वुमेन्स है उसको डिफेंस किया जाएगा, डिफेंड किया जाएगा, ऐसी स्थिति में अगर हमारी फोर्सेस जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वही फोर्सेस उस काम में लग जाए, जिस काम की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसको वायलेट करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई महिला आकर के वो फोर्सेस के गैंग रेप का विरोध करे तो उसके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे। कोई महिला आकर के आर्सेलर मित्तल का विरोध करे तो उनके ऊपर मुकदमे लग जाएंगे, चाहे उन्होंने मास्टर डिग्री कम्युनिकेशन में ली हो और इस बात को उठाया भी हो, और चाहे इस तरह की भी महिलाएं हैं जो महिलाएं आकर के और विरोध करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं
बाकायदा वेदांता का विरोध करती हैं, पुनी सिकाका की भी बात करेंगे, वो विरोध करती हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं और उनसे हर तरह से उनका स्वाभिमान गिरे। तो उनको ये लगता है कि जो ट्राइबल के लोग होते हैं उनके लिए अपनी इज्जत, जिसको चेस्टिटी ऑफ वुमन कहते हैं, अपना सतीत्व बचाना सबसे अहम प्रश्न होता है। इसलिए सबसे पहले उनके सतीत्व पे ही डकैती की जाती है या सतीत्व पे ही आक्रमण किए जाते हैं, ताकि वो ह्यूमिलिएट अपने आप को ह्यूमिलिएशन महसूस करें और इस आंदोलन से विरत हो जाएं। इन सारे बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे बीच में विद्वानों के एक पैनलिस्ट हम विद्वान हैं और आप सभी से इस डिबेट के लिए आप सभी को ओपन करें डिबेट को। इससे पहले सभी का परिचय करा दें। हमारे बीच में मैडम नीतिशा जी हैं, नीतिशा जी खलको जी हैं। वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और दूसरे हमारे साथी हिमांशु कुमार जी हैं, जो छत्तीसगढ़ में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी से जागरूकता इन्होंने फैलाई भी है। और खास तौर से ये सोनी सोरी जिसके बारे में जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, उनके सहयोगी भी हैं। हिमांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे हमारे साथी जो कि बड़ी जबरदस्त पकड़ है, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुलेमान साहब। सुलेमान साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है इस वॉइस ऑफ मानवता में। मैडम, सबसे पहला प्रश्न हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो महिला एक टीचर होती हैं, शिक्षा दीक्षा में लगना चाहती हैं, और ये माना जाता है कि इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा सभ्य है तो वो टीचर समाज सभ्य है। ऐसी स्थिति में अगर वो ये विरोध करे अपने जागरूकता का कि किसी के साथ फोर्स वालों ने गैंग रेप कर दिया है, तो गैंग रेप का अगर वो विरोध करे, विरोध करने के बाद उसके ऊपर तमाम मुकदमे लाद दिए जाए, तो क्या ये संविधान की अवमानना है? यदि अवमानना है तो क्या इस देश में स्टेट टेररिज्म है? और स्टेट टेररिज्म है तो संविधान समर्थक लोगों को क्या रास्ते अपनाने चाहिए? मैडम प्लीज। सबों को जोहार और जय भीम। मैं अपनी बातचीत जब शुरू करूंगी तो आपने जो प्रश्न उठाया है कि एक शिक्षक और एक जागरूक नागरिक होने के नाते जब आप समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो जहाँ पे कि गैंग रेप देखने को मिले या आप सही को सही कह पाने का दम रखते हैं और उस पर आप बात रख रहे हैं, तो आपको सत्ताएं परेशान करना शुरू करती हैं, तंग करना शुरू करती हैं। गौतम सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि आज इसके लिए इन लोगों ने बहुत चालाकी एक शब्दावली को गढ़ दिया है, जिसको कि हम लोग अर्बन नक्सल के नाम से लगातार सुनते आ रहे हैं। जो भी सत्ताओं के खिलाफ, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज के खिलाफ मूवमेंट की बात कर रहे होंगे, लोगों को सजग करने का काम कर रहे होंगे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके ये एक स्टिकर चिपका रहे हैं अर्बन नक्सल होने का। और उसके बाद ऐसे लोगों को वो अरेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को वो अपने मीडिया ट्रायल में बहुत बुरे तरीके से पीसते हैं और एक जो इमेज होता है किसी व्यक्ति का और एक जागरूक इंसान का, वो पूरी तरीके से धूमिल करने की कोशिश की जा रही होती है। तो इस तरीके से हमारे बीच में शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच में ऐसा एक मेजर भीड़ है, क्राउड है, जिसको कि सत्ताओं ने चिन्हित किया हुआ है। मैं नाम लेना चाहूंगी DN साईं बाबा का, जिनको इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उनको पेपर चेकिंग के दौरान जो व्यक्ति 90% फिजिकली चैलेंज्ड है, विकलांगता के शिकार हैं, उनको आपने स्टेट के लिए खतरा और देश के लिए खतरा बता करके आपने कॉपी चेकिंग के दौरान उसको अरेस्ट किया और आज वो अंदर है। तो हम लोगों को विचारना तो पड़ेगा कि जो चीजें घटित हो रही हैं और इसके खिलाफ
बात करने वाले सिंपैथाइजर के तौर पे आप उनको भी बख्श नहीं रहे हैं, आप उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मैंने जीएन साईं बाबा का एग्जाम्पल दिया जो एक प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली के। तो इसी तरीके से असंख्य नाम दिखाई पड़ते हैं कि शिक्षा जगत सोमा ने सेन है। जब प्रोटेस्ट किया है तो वहां पे लोगों ने विरोध दर्ज किया है। तो मुझे लगता है ये स्टेट टेररिज्म का एक हिस्सा तो है ही, और जो गलत हो रहा है उसको गलत बोल सकने का दम आज भी सही लोगों में, सच्चे लोगों में बना हुआ है। और एक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े होने की वजह से, एक सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से जब भी हम बातें कर रहे होते हैं तो एक दबाव बनाया जा रहा होता है कि आप नहीं कह सकते हैं, आपका जो नॉर्म्स है, सरकारी रूल्स है, उसके तहत आप ये बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सरकार को एक लोकतंत्र में रहने के दौरान में इतना डर क्यों है कि जो सच बात बोल रहा है आप उसको अंदर कर रहे हैं। जामिया में जो घटित हुआ हाल के दिनों में, या जेएनयू में जो घटित हुआ, डीयू में भी जो बातचीत की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको इतना लिमिट किया जा रहा है। तो हम लोगों को विचारना तो पड़ेगा कि इस तरह के मैकेनिज्म से और इस तरीके की सरकार के टूल से हम कैसे लड़े, कैसे बचे। जी 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 मैडम, फिर हम आपके पास आएंगे। हिमांशु जी, आपके पास हम आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खास तौर से एक बड़ी पुरातन की कहावत थी, बड़ी पुरातन की कहावत थी। और जब अभी तो शंकर को हिंदू हिंदू लोगों ने, जिनको महादेव कहते हैं, शंकर को हिंदू लोगों ने अपना देवता मान लिया, अपना आराध्य मान लिया है। लेकिन जो जी पुरानी कहानियों में जाइए तो ये लगता है कि जो अनार्य एक तरह से वो शासक थे, और जो एकीकृत भारत था, कुछ एकीकृत भारत के वो शासक थे। और ऐसी स्थिति में जब आर्यों ने उनको पूरी तरह से अपने बस में किया, जिसको आज पार्वती के नाम से जानते हैं, उनका नाम वाघ था, अपने बस में किया, तो बस में करने के बाद उनको जहर दे करके, शराब पिला करके, भांग पिला करके मारने की कोशिश की गई थी। ऐसी स्थिति में जो उनकी ओरिजिनल पत्नी थी, जिनको आज काली का नाम आप देते हैं, फिर उन्होंने ये देखा कि मेरे पति को इस तरह से पूरी तरह दूषित किया जा रहा, तो इस राज्य को बचाने की एक ही जिम्मेदारी है कि हम इस राज्य को बचाने की जिम्मेदारी ले लें। तो क्या आज छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, झारखंड में महिलाओं के सामने ये स्थिति आ गई है कि उनके पुरुषों को या तो प्रदूषित किया जा रहा है, या उनको पुरुषों को फर्जी केसों में प्रेम किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। क्या हिमांशु जी? जी बिल्कुल, आपने जो कहा वैसी ही भयानक हालत है। और ये बात हम नहीं कह रहे, हम तो एक्टिविस्ट हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कही है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के मामले में 2011 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इन आदिवासी इलाकों में भयानक दमन और सरकारी अत्याचारों का माहौल विद्यमान है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कोट किया है जोसेफ कोरनार्ड की किताब द एज ऑफ डार्कनेस में, और उसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा उस उपन्यास में भयानक अत्याचार आदिवासियों पर वर्णित है, ठीक वैसे ही हमें याद आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की हालत को देखकर। और उसमें, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूंजीवाद का नंगा रूप, सरकारों की मिलीभगत, सरकारों द्वारा आदिवासियों का दमन, संसाधनों की लूट, इस सब के ऊपर बहुत विस्तार से कहा है। जितना कठोर हम भी नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन दुख की बात यह है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज माओवादी है। उसकी ये हिम्मत यहाँ के होम मिनिस्टर की कि वो सुप्रीम कोर्ट को माओवादी कह रहा है, और उसके बाद उस जजमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छत्तीसगढ़ के खिलाफ दायर किया गया, उस पर भी अभी तक पेंडिंग है वो। तो कोर्ट फैसला दे रही है, हम जो भी कह रहे हैं। मैंने आज तक जितने भी मामले उठाए हैं आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के, निर्दोष आदिवासियों की पुलिस द्वारा हत्याओं के, एक भी मामला झूठा नहीं पाया गया, सारे मामले सच पाए गए। लेकिन फैसला लागू करना तो सरकार का काम है। और सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री था रमन सिंह, उसके बेटे अभिषेक सिंह के स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट है। प्रशांत भूषण ने अकाउंट नंबर तक डिक्लेयर कर दिया था, मीडिया को बता दिया था। पनामा में उसका नाम पकड़ा गया। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पॉलिटिशियंस को पैसा माइनिंग कंपनियां दे रही हैं, और उसके बदले में ये लोग आदिवासियों की जमीनें छीनने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मामला तो बिल्कुल साफ है। इनके लिए ना संविधान की कोई इज्जत है, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत है, ना इंसानियत की कोई इज्जत है, ना आदिवासियों के अधिकारों की कोई इज्जत है। ये साफ साफ लुटेरे लोग हैं जो सत्ता पर पैसा इस्तेमाल करके या अपनी पार्टी की सांप्रदायिक नीतियां इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाकर आ जाते हैं और फिर आदिवासियों के जो संसाधन है उसको लूटते हैं। जी जी जी, फिर आएंगे हम आपके पास जल्दी ही। हिमांशु जी, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहे हैं, सुलेमान साहब, और आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन महिलाओं में से हमने चयनित किया है उनमें हमने जो टॉप पे रखा है वो दयामणि बारला को रखा है। दयामणि बारला भी झारखंड की एक्टिविस्ट हैं, और इनके एक्टिविज्म की जो शुरुआत हुई, इनके माँ बाप की जो 15 हेक्टेयर जमीन थी उसको पावरफुल लोगों ने छीन लिया था, जिसकी वजह से इनके माँ बाप जाकर के लोगों के घरों में काम करने के लिए मजबूर हुए, और इन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए जो जंगल से फूल होते थे, पत्ते होते थे, उसको तोड़ करके अपनी आजीविका चलाते थे। और ऐसी स्थिति में इन्होंने कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की, और मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सबसे पहली लड़ाई ये आर्सेलर मित्तल के खिलाफ लड़ी। जब 2005 में आर्सेलर मित्तल के लिए एग्रीमेंट किया गया, अब उन चीफ मिनिस्टर का नाम लेना भी मुझे उचित नहीं लग रहा है कि उन महोदय का नाम लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए, इसलिए कि वो भी उसी से संबंधित थे। तो उस समय उस जमीनों को हड़पने की जब कोशिश करने लगे तो उन्होंने बकायदा सबसे पहले अपने पत्र में लिखा, जग हक नाम की पत्र चलाती थी, उसमें ये लिखा कि अगर यहाँ लोगों को डिसलॉज किया जाएगा तो डिसलॉज करने में तकरीबन 2.5 लाख लोगों को डिसलॉज किया जाएगा। 55,000 हेक्टेयर जमीनें उनकी एक्वायर कर ली जाएंगी, और खास तौर से जो नदियों के बीच है और सारों के सभी चीजों के बीच में है वो बर्बाद हो जाएगा, एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने बकायदा आंदोलन किया, तो उन्हें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और जेल में डाल दिया गया। तो हम ये समझना चाहते हैं ये संविधान की कौन सी धारणा है, ये कौन लोग हैं, क्योंकि संविधान तो स्पष्ट तौर पे इस बात की वकालत करता है कि इनकी जमीनें कोई भी ले नहीं सकता। तो आर्सेलर मित्तल कैसे ले सकता है? जब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ये लोग आ रहे हैं तो उल्टे इन्हें मदद देने की बजाय फोर्स और सरकार इनके खिलाफ मुकदमे कर रही है। तो इसे क्या रूप देना चाहेंगे, क्या आप नाम देना चाहेंगे? संविधान की रक्षा तो कतई नहीं हो रही, तो क्या नाम देना चाहेंगे आप इसको? जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, जी राष्ट्रपति थे, उस समय संविधान के वर्तमान स्वरूप बदलने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक संविधान का एक षड्यंत्र रचा था, और उन्होंने मिनिस्टर्स के
एक समीक्षा समिति ये संविधान में क्या परिवर्तन किया जाए, संशोधन किया जाए, उसके लिए और समिति के अनुमोदन के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नारायण को प्रस्ताव भेजा था। मुझे याद है कि नारायण जी जो शोषित वर्ग से केरला के, उन्होंने उस अनुमोदन के जवाब देते हुए लिखा था कि संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट दैट हैज फेल्ड, एक्चुअली लीडरशिप ऑफ द कंट्री दैट। तो लीडरशिप फेल्ड हुई है, नहीं हुई है, लेकिन आप जो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, खासतौर पर उत्पीड़न की, शोषण की और को वहां से करने की ये कार्य योजनाएं हैं, ये नेतृत्व का खिलौना स्वरूप है तो हमारे सामने आ रहा है। देखिए, हमारे देश में संविधान नहीं लागू हो पाई आज तक, इसलिए से करना, संविधान की महिमामंडन करना, इससे परिवर्तन आप अच्छी तरह जानते हैं। आज जो रिजीम है देश में, फासिस्ट रिजीम, उसका बैकग्राउंड क्या है? और उसी बैकग्राउंड के मुख्यमंत्री जी थे जिनका आप नाम नहीं लेना चाहे थे। हमारे भाई ने उनका नाम ले लिया, लेकिन ये एक माइंडसेट है कि जो लोग समकक्ष गोत्र से नहीं है, जो से नहीं है, इनको राज सत्ता में सत्ता द्वारा प्राप्त करने का कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। ये मैं अब पे आता हूँ। अभी हमारी बहन ने जिक्र किया JNU, जामिया मिल्लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अन्य सोशल राइट, सिविल राइट एक्टिविस्ट का उनके साथ क्या हुआ? कल का निर्णय आपने पढ़ा होगा, मॉडल सुलेमान साहब आपकी तरफ से नॉइज आ रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस है, वो मोबाइल ठीक कर लीजिएगा और हेडफोन लगा दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं। मैडम नितिशा जी, हम आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन महिलाओं को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है उनके बारे में यहाँ तस्करा करना बहुत जरूरी है, उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो चैनल है उस चैनल की एक ही जो प्रिंसिपल है कि जिस विषय पे हम बात करते हैं उस विषय से कभी भटकने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आ रहे हैं कूनी सिकाका पे। जो कूनी सिकाका बाकायदा उड़ीसा में जो वेदांता का अभियान, वेदांता जब स्थापना होने लगी तो उसमें उनका बहुत ही जम करके विरोध किया। अधिकार वही थे, अधिकार लेकर के वो ही आए और जो संवैधानिक अधिकार थे उसी की उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो परिणाम ये हुआ कि जब और बाकायदा उनका जो मोटो था वो नियमगिरी सुरक्षा समिति बनाई और उनका विरोध ये था जो नियमगिरी हिल्स है और उसके पास में बहने वाली जो नदी है उसको पूरी तरह से अगर वेदांता को परमिशन दे दी गई तो उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसे संभाले रखने के लिए जब उन्होंने विरोध किया वेदांता के स्थापना के, तो बकायदा उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। तो आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि अगर संविधान के मानने वाले लोगों के खिलाफ इसी तरह से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, तो हमें जो पढ़ने को मिला है वो पढ़ने को ये मिला है कि अगर महिलाओं ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, जिस भी देश में, जिस भी प्रदेश में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जिले में और जिस भी घर में, तो वहां परिवर्तनकारी परिणाम आते हैं, बदलाव आते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि इस तरह से महिलाओं ने जो आंदोलन शुरू किया है, पीड़ा वो चाहे जो भी झेल रहे हैं, वो संविधान के संवर्धन के लिए, बचाव में जो उनके कदम उठे हैं,
उनका जो प्रयास है वो प्रयास नजदीक भविष्य में सफल होने वाला है क्या? अ, गौतम सर, मैं आपसे इस बारे में बात करते हुए ये बताना चाहूंगी कि एक लंबा इतिहास रहा है आदिवासी महिला आंदोलनों का। वो बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। मैं उरांव कम्युनिटी से आती हूँ, झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और हमारे उरांव समाज में सिंगी दई, कैली दई, चंपा दई का एक समय है जब इन लोगों ने खुले तौर पे सिर्फ महिलाओं ने रोहतासगढ़ का युद्ध जीता है, और एक बार नहीं, वो 3 बार जीता है, और उसी को वो सिंबलाइज करती है, 3 माथे पे ये रेखाएं खींचती है और अपने उस विजय को सेलिब्रेट करती रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने इतनी सारी महिलाओं के नाम हमारे साथ में चिन्हित करके उस पर डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग झारखंड को देख रहे हैं, हम उड़ीसा देख रहे हैं, हम अभी मणिपुर के बारे में भी बात करने जाएंगे, हम सोनी सोरी को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात होगी। तो ऐसा एक लंबा इतिहास का समय रहा है जब भीलों के बीच में से भी हीराबाई भील काम कर रही हैं, राजस्थान से कली बाई काम कर रही हैं, गोंडवाना से पर्टिकुलरली रानी दुर्गावती हमारे बीच में आकर के फाइट कर रही हैं। आप पाएंगे कि संथाल हुल के समय में फूलों और झानू लड़ाई कर रही हैं। तो एक लंबा परंपरागत तरीके से एक लड़ने का जज्बा आदिवासी महिलाओं में बहुत दूर तक देखने को मिलता है, बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है। अभी पूंजीवाद के समय में जो बाजारीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड है, इसमें जो महिलाएं हमारे सामने दिख पड़ रही हैं, ये उन्हीं पीढ़ियों की संतानें हैं जिनके ब्लड में वो खून है कि रेजिस्टेंस जीने का एकमात्र तरीका है। और यही वजह है कि हम लोग आदिवासी महिलाएं घरों में बंद नहीं है, वो बहुत हद तक समानता को जीते हुए वो घर और बाहर की तमाम स्थितियों को लगातार कोशिश करती हैं कि वो उसको उबार पाए, बाहर निकाल पाए। मैंने अपना जो एमफिल का रिसर्च किया था वो उरांव लोकगीतों पे किया था। अब उस उरांव लोकगीतों में कई सारे युद्धों के गीत हैं जहाँ पे महिलाएं अपने पुरुष साथी या रिश्तेदारी में भाई हो, पति हो, पिता हो, उनको वो युद्ध में जाने के लिए तैयार कर रही है, वो उसको रोक रही है कि ये बांसुरी बजाने का समय नहीं है, बल्कि तीर जाके खरीद करके जिधर नगाड़ा बज रहा है उस और बढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे गीतों की भरमार भी है जहां से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस सिर्फ आज के समय का चीज नहीं रहा है, ये बहुत पीछे से आ रहा है। और अभी के समय में हमारे सामने जो भी नाम एक बतौर लीडर के तौर पे हम उनको देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरे तरीके से सामाजिकता को दे दिया है और उन्होंने पूरे देश को और अपने समाज में जो एक लूट चल पड़ी है उसके खिलाफ लोगों को सजग करना, जागरूक करना कोशिश जो कर रहे हैं, और तमाम संवैधानिक प्रोविजंस के बाद में भी जो इन पर हमला है, तो मुझे लगता है कि ये एक लोकतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक समय है जिससे कि हम लोग गुजर रहे हैं। और पूरे विश्व में जो आदिवासियों के साथ घटित हुआ उसके लिए वहाँ की सरकारों ने उनके साथ माफीनामा और अपने किए पे पछतावे पे आते हैं, लेकिन भारत सरकार का तो स्टेटमेंट आज तक नहीं आ पाता है कि भारत में इंडिजिनस है। एक्चुअली यूएन में जाकर के उसका स्टेटमेंट अभी भी यही बना हुआ है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कानून हैं उनसे भारत को बहुत सहजता होती है कि वो अपने नेटिव लोगों के लिए, मूल लोगों के लिए कोई एक प्रोविजंस और उनके संरक्षण और बचने का उपाय से वो रोके जा सके। एक समय था 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बन रहा है तो वो बिरसा आंदोलन का देन था। एसपीटी एक्ट बन रहा है, पेसा बन रहा है, इन तमाम तरह के प्रोविजंस ब्रिटिश टाइम पीरियड से लोगों ने इस कम्युनिटीज को सुरक्षित करने के उपाय किए। लेकिन 1947 में जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं, उस स्वतंत्र भारत के पास ही आदिवासियों के लिए ही सबसे ज्यादा तमाचा और सबसे ज्यादा किलिंग्स उभर के आती हैं। हम जेलों का सर्वे करके देखें क्या निकल के आ रहा है कि कौन यहाँ पे एक श्रमशील समाज को वहां पे आपने बंद करा हुआ है। आपके पास कुछ नीतियां हैं और उन नीतियों को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये आयोजन करने पड़ रहे हैं।
तो मुझे लगता है जी कि जी ये तमाम जो मातृशक्तियां हैं और इन्होंने आंदोलन को मजबूती दी है, तो हमें इनके साथ बखूबी बहुत पुरजोर तरीके से अपना समर्थन और साथ देते हुए खड़े होने की जरूरत है। जी 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 आपके पास हिमांशु जी आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि बहुत सारी लिस्ट है और आदिवासी समाज ही ऐसा है जहां पुरुष और स्त्री में जेंडर के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सभी के प्रयास एक साथ होते हैं। और हमने अभी जो शार्ट लिस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि डिबेट में सबको शामिल कर पाए, तो 5-5 लोगों को शार्ट लिस्ट किया है। अभी 5 हैं, इसके बाद 5 आएंगे। और हमारे जो चैनल का लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हमारे जो अनसंग हीरो हैं वो अनसंग हीरो को सिंगिंग में लाया जाए। तो ये जो इतिहासकार है अभी जो समझ रहे हैं, अगर एक तरफ से संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान को मानने वाले लोग जो हैं उनको जब रोका जा रहा है, अधिकारों के लिए रोका जा रहा है, तो उसे नक्सलवाद नाम तो कतई नहीं दिया जा सकता, उसको संग्राम नाम दिया जा सकता है। तो क्या हमारे देश में सरकारी आतंकवाद बनाम संग्राम शुरू हो गया है क्या, जिसको धूर्तता के साथ नक्सलवाद का नाम दिया जा रहा है? प्लीज हिमांशु जी। देखिए, ऐसा है कि आदिवासी इलाकों में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसके बहुत सारे शेड्स हैं। उसमें सिर्फ नक्सल आंदोलन ही नहीं है, उसमें डेमोक्रेटिक दूसरे आंदोलन भी हैं। पीयूसीएल भी काम कर रहा है, उसमें सीपीआई भी काम कर रहा है, उसमें गांधीवादी लोग भी काम कर रहे हैं, उसमें दूसरे आदिवासियों के अपने संगठन हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं विस्थापन के और भू अधिग्रहण के खिलाफ। लेकिन सरकार ये चालाकी करती है कि वो कहती है कि जो भी सरकार के विस्थापन का विरोध कर रहा है वो सारे नक्सल हैं, और वो फिर गांधीवादियों को, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, दूसरे जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, पीयूसीएल वगैरह, वो इन सबको नक्सल लेबल लगा करके और सबका एक जैसा दमन करना चाहती है। नक्सल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, हम मानते हैं, लेकिन उनके अपने तरीके हैं, उनकी अपनी फिलॉसफी है। बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो विस्थापन का तो विरोध करते हैं लेकिन नक्सल के लड़ने के तरीके का समर्थन नहीं करते। वो अपनी लड़ाई संवैधानिक और कानूनी दायरे के भीतर करते हैं, लेकिन सरकार ये चालाकी करती है कि वो कहती है कि ये सारे लोग एक साथ मिले हुए हैं और उससे उसका दमन करना आसान हो जाता है। तो मैं नक्सल पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और उनकी जो अपना संघर्ष है उनके साथ हूं और उन पर बात करता हूं, क्योंकि उनका पक्ष जायज पक्ष है और सरकार का पक्ष नाजायज पक्ष है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही हिमांशु जी। प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहे हैं, सुलेमान साहब, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जमुना टूटी, ये भी वही झारखंड की हैं, लेकिन इन्हें जो पहचान मिली है, पद्मश्री इनको अवार्ड दिया गया, लेकिन जो इनकी पहचान बताई गई वो पहचान ये बताई गई कि ये पर्यावरणविद, उसके अलावा कोई पहचान उनकी नहीं बताई गई। जबकि उन्होंने जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, उस डिफॉरेस्टेशन के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी कि डिफॉरेस्टेशन करके जो आदिवासियों की जमीनें हैं और संवैधानिक जमीनें हैं उसको आप हर तरह से, क्योंकि ये जो शर्तें आजकल डेवलपमेंट की और आधुनिकता की जो शर्तें आपने निर्धारित कर दी है, वो शर्तें निर्धारित कर दी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वो शर्तें आपने निर्धारित कर दी है, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, वे शर्तें निर्धारित कर दी है कि रैशनलाइजेशन होना चाहिए। इन सब का जम करके उन्होंने विरोध किया और उन्होंने ये कहा
कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रेशनलाइजेशन ये सब अपने पहलू हैं, लेकिन मॉडर्न का जो सबसे अहम पहलू है वो अहम पहलू है एकेडमिक करियर। किसने रोका आपको? आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात छोड़िए, किसने कहा कि आप यहाँ हॉस्पिटल न बनाइए? किसने रोका कि आप यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना बनाइए? उसके लिए वो स्वतः जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा तो शायद लोग अपने मौलिक अधिकारों से परिचित हो जाएंगे, और मौलिक अधिकारों से परिचित हुआ व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति कभी सस्ती मजदूरी नहीं करता है। तो दो चीजें इसके पीछे आ रही है। वो इस बात का विरोध किया था कि एक तो जो सस्ती मजदूरी आप ढूंढ रहे हो और लोगों की जमीनें छीन रहे हो, उसका विरोध किया था। अगर इस नाम पे उनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाता तो शायद लोग उनको फॉलो करते और बड़े पैमाने पे उनको अपना हीरो मानते। इसलिए उनको साजिश के तहत केवल पर्यावरणविद के नाम पे दिया गया। तो ये हम समझना चाहते हैं, इन आंदोलनों को धूल डालने की कोशिश क्यों की जा रही है सरकार द्वारा? सुलेमान साहब देखिए देखिए जैसा कि बहन ने कहा कि भारत में इनहैबिटेंट को से विस्थापित करने का विषय है, ये उसका एक हिस्सा है। क्योंकि बहन और जो छत्तीसगढ़ में इंडिजिनस आदिवासी, उनके जो मौलिक जल और जंगल का अधिकार है, उसे अगर छीनना है तो इसी तरह दूर करना, आंदोलन को दूर करना है। तो उनकी जो हमारी योद्धा प्रोद्धा महिलाएं हैं, जाहिर है उनका परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको लाएंगे, कोशिश करें कि समाज उनको ना जाने, उनका क्या योगदान है और को बचाने संबंध में, क्या उनका योगदान इंडिजिनस को अपने पैरों पर, ये समाज जानेगा तो समाज खड़ा होगा। इसीलिए उनको बजाय इसके उनका हीरोइक कैरेक्टर सामने आए, उन्हें डेमोनाइज करो। गौतम साहब की ओरेगांव की घटना हुई और उसके साथ जो मजाक हो रहा है, जिन लोगों ने ओरेगांव के उन बहादुरों के महिमा मंडन के लिए अपना सिलसिला जारी रखा है, संबंध बनाए रखा है, उनको अर्बन नेशनलिस्ट जेल में डाल दिया गया। आज जेल में किस तरह से ढूंढता, जब सरकार महाराष्ट्र की बदली तो एनआईए ने, जबकि राज्य की सरकार मशवरे या उसको विश्वास में लेकर के कोई इन्वेस्टिगेशन। जी हमारा संपर्क सुलेमान साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। मैडम, इस समय हमारे पास समय की कमी है, तो मात्र एक मिनट में लोगों से अपने विचार जानना चाहेंगे। पहला ये कि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है और जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन की आउटलाइन लिखी गई है, उसमें ये कहा जाता है कि ये मॉडर्नाइजेशन ट्रेमेंडसली डिसलोकेट करेगा, लोगों के, वहां के लोगों को डिसलोकेट करेगा, और खास तौर से उनके जो ट्रेडिशंस हैं उस ट्रेडिशन को छिन्न भिन्न करेगा। ऐसी स्थिति में जो स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से लोगों को जब डिसलॉज होगा तो शॉर्ट टाइम में ही लोगों को विद्रोह करने के लिए या संग्राम करने के लिए मजबूर करेगा। तो इस मॉडर्नाइजेशन से सरकार को बचना चाहिए। अगर वो डिमांड करते हैं तो ये तो मेरे ख्याल से डिमांड कहीं से भी अनुचित नहीं मानी जा सकती। आपका दृष्टिकोण क्या है प्लीज मैम? आपको आवाज आ रही? मुझे लगता है कि आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं आ पा रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हिमांशु जी, यही प्रश्न आपसे भी है, अगर आपने प्रश्न सुना है तो आप जवाब दे दीजिए। नहीं, नितिशा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं क्लियरली आपको
सुन पा रहे हैं? लेकिन आपकी आवाज मैं यहाँ ब्रेक होके आ रही है, अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है, तो मेरे ख्याल से हम अपने दर्शकों को आपकी आवाज सुना नहीं पाएंगे। तो बेहतर अभी जो बातें की है गई है, मैं उस पर फिर आने की कोशिश करूँ। हिमांशु जी प्लीज, अगर आपने प्रश्न सुन लिया है तो मैं आप ही से जवाब लेना चाहूंगा कि आप जिस जो कह रहे हैं बिल्कुल, जो सरकार का काम है, सरकार का काम गैर संवैधानिक है। देखिए, भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें एक सिद्धांत ये है कि राज्य नागरिकों के मध्य समानता बढ़ाने की दिशा में काम करेगा, लेकिन जब राज्य हजारों और लाखों लोगों के संसाधनों को छीनकर एक पूंजीपति को सौंपता है तो राज्य समानता नहीं बढ़ा रहा होता, राज्य असमानता बढ़ा रहा होता है, वो गैर बराबरी बढ़ा रहा होता है। तो भारत के लोगों को संविधान की रक्षा करने का न सिर्फ उनका अधिकार है बल्कि उनका कर्तव्य भी है, क्योंकि यह संविधान राज्य ने नहीं बनाया, यह संविधान लोगों ने बनाया है। लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को मजबूर करें कि वह संविधान के अनुसार कार्य करे। तो जहां भी कहीं आदिवासियों का संघर्ष है संसाधनों को बचाने का, मानव अधिकारों को बचाने का, दरअसल वो संविधान को बचाने का आंदोलन है, और सरकारें उसको कुचलने के लिए उनको आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी, देशद्रोही, विकास विरोधी कह करके उनके आंदोलनों को कुचलने का बहाना बनाती है। तो हमें इस सरकारों के इस षड्यंत्र को लगातार विफल करना है, इसके खिलाफ लिखना है, बोलना है। और ये जो हमारे एक्टिविस्ट आज जेलों में पड़े हैं या जिन महिला एक्टिविस्टों को जेल में पहले डाला गया, चाहे वो सोनी सोनी हो, दयामनी बारला हो, दूसरे हैं, इन सबको भी इसीलिए सरकार डर कर जेलों में डालती है, क्योंकि सरकार को डर लगता है कि ये लोग संविधान की तरफ है और सरकार संविधान को तोड़ने वाली है, इसलिए इनका दमन किया जाता है। जी 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 सुलेमान साहब आ रहे हैं और हम समझना चाहते हैं कि नायडू अंगामी जो नागालैंड से हैं और नागा जब आपस में द्वंद्व कर रहे थे, लड़ कट करके मर रहे थे, तो इससे उन्होंने काफी लोगों को सामंजस्य बनाने की कोशिश की और सामंजस्य बनाया भी, क्योंकि वो आपस में अगर कट के लड़ मर रहे थे तो उसकी वजह भी दूसरे लोग ही थे, तो उसमें काफी उपलब्धि हासिल की है। तो इनके आंदोलन को भी काफी सराहा गया है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि इस तरह से महिलाएं जो उभर करके आ रही हैं, इनको प्रोत्साहित किए जाने की, इनके समर्थन में खड़े होने की जरूरत महसूस होती है क्या? सुलेमान साहब, देखिए, एक ग्लोबल फिनोमेना है, अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेना है कि पूरी दुनिया में महिलाएं आंदोलित हो रही हैं और भारत में जो वंचित वर्ग, शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग, टारगेटेड प्लॉट है, वो सब एक बड़ी खुशी की बात है कि अभी हाल में जो संवैधानिक व्यवस्था की रूह को कुचलने की इस रिजीम ने, उसके खिलाफ अल्पसंख्यक की महिलाएं मैदान में आई। तो महिलाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण और ये ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ देश में, महिलाएं निकल रही हैं। तो महिलाओं के निकलने से बौखलाहट है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसी के बौखलाहट में आज पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध यूएपीए जैसे और सिटीजन 124 के तहत मुकदमा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें लंबे अरसे तक के जेल में रखा जा सके। हमें देश को बचाने, संवैधानिक व्यवस्था उसको बचाने के लिए महिलाओं को पूरा अवसर देना चाहिए, साथ लगना चाहिए। वो जी 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 और जो मैदान में है साहस को बढ़ाने, हिम्मत को बढ़ाने के लिए जो आप आज का कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बस एक आपसे कि ये लड़ाई एक नहीं लड़ी जा सकती है। ये लड़ाई संविधान पर आस्था रखने वाले देश के तमाम इंडिजिनस इंडियंस को साथ लेकर ही लड़ी जा सकती है। और अब समय आ गया है सारे लोग साथ खड़े हो और देश के संविधान के बचाने के लिए संकल्पित पूरा तरीके से ताकतिक ढंग से आंदोलन में सम्मिलित हो, महिलाओं को अगुवाई करने का अधिकार दें। मेरा यही संबंध में जी जी सुलेमान साहब, मैडम अंतिम पंचलाइन आपसे लेना पसंद करेंगे हम, और ये कह रहे हैं कि जो मैथकाम हिजमी का विरोध अगर
सोनी सोरी ने किया, गैंग रेप का विरोध किया, और स्पेशल प्रोडक्शन फोर्स जो थी, एसपीओ जो थे, ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, उसका विरोध किया। तो उसका विरोध करना कहाँ से संविधान के खिलाफ और नियम कानूनों के विरोध आ जाता है, जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। तो क्या उनके आंदोलन को पूरी तरह से जो लोग इलीगल घोषित कर रहे हैं, तो वो लीगल डिमांड के समर्थन में खड़े होने की आवश्यकता आ गई है क्या मैडम? देखिए, सरकारें हर बार से यही काम करती रही हैं। जो भी ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर रहे हैं, जो एक जेंडर अस्मिता को भी सैल्यूट करते रहे हैं, और उनके साथ में जो एक शारीरिक घृणा के साथ में जो आप आयोजन करते हैं, गैंग रेप जैसा, और खासकर कि वो पुलिस के द्वारा हो, आर्मीज के द्वारा हो, तो आर्मीज हमारे लिए एक आराधना की चीज तो कभी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे भारत में नेशनलिज्म को दिखाया जा रहा होता है, उसमें इतना ही पूजनीय बना दिया गया है, जबकि उस आर्मी में, उस फोर्सेस में वही सारे सामाजिक लोग हैं जो समाज में हो रही मनुष्यता की हत्याओं पर भी चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे सामने मॉब लिंचिंग कितने बुरे तरीके से गुजरा है, हम देख पाए हैं। और सोनी सोरी के बारे में मुझे लगता है हिमांशु जी से अच्छा हम सारे लोग नहीं बात कर पाएंगे। उन्होंने तो उनके साथ में एक अच्छा समय बिताया है, और मतलब उस पूरे मूवमेंट में वो साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है जितने भी आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद के नाम पर जो महिलाओं के साथ उनके चाहे वो स्तन निचोड़ने वाली घटना आप बिल्कुल याद करके देखें, तो उसमें पुलिस ने जंगल में महिलाओं को अरेस्ट किया और चुना, और उसके बाद उनके स्तनों को चेक करके कि ये मैरिड है, इनके बच्चे हैं या नहीं है, इस आधार पर उनके साथ जो भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा होता है, उसके खिलाफ अगर हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं या हम नहीं सामने खड़े होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक वैश्विक जो आपकी नागरिकता है, या एक इस ग्लोब में होने की जो नागरिकता आपके पास है, एक मनुष्य होने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो भी आप फुलफिल कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इन सारे महिला साथियों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है, जो इन लड़ाइयों को हमारे सामने एक चेहरे के बताओ सामने बिल्कुल खुल करके सामने आकर के अपनी बातें रख पा रही हैं। जी 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 मैम, यह जो हमारे पैनलिस्टों से बात उभर करके आई, बात उभर करके आने का मतलब ये है कि जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन को फर्जी राष्ट्रवाद के तरीके, राष्ट्रवाद के नाम पर के कैसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जो वास्तविकता है, वास्तविकता को सेल्फ परसेप्शन से कैसे ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन के ध्वस्तीकरण को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो संवैधानिक अधिकार है, बड़ी मुश्किल से, समुंदर की गहराइयों से भी ज्यादा गहरी पीड़ा पूरे देश ने सही है, उसको समझा है, पीड़ा झेला है, तब जाकर के ये संविधान बड़ी मुश्किल से निकल करके आ पाया है। ऐसी स्थिति में, और खास तौर से फोर्स जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, वो फोर्स हमारे आदिवासी महिलाओं को, बेटियों का स्तन पकड़ करके चेक करे कि कौन शादीशुदा, कौन शादीशुदा नहीं है, तो ये फोर्स पे बड़ी शर्मनाक घटना है। और ऐसी शर्मनाक घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकायदा इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनको बलात्कार के कठोर से कठोर धाराओं में उनको दंडित किया जाना चाहिए। और जब तक इस तरह से दंड का प्रोविजन नहीं होगा, इस तरह के पाप चलते रहेंगे। पाप शब्द यूज कर रहे हैं, समय अब हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता, फिर हम आप सभी से जुड़ेंगे। और दुनिया के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।